हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। कैसे हैं आप सभी? और आज पीजीटी का पेपर हो गया और पेपर का तो जो लेवल था सो था। और सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में कुछ चीज़ें ये आ रही होंगी कि भाई अब टीजीटी के पेपर का क्या करें, कैसा होगा टीजीटी का पेपर, क्या ऐसा ही होगा? देखिए, हम कुछ नहीं कह सकते। और अभी इवन मैं सबसे पहले पेपर का मैंने जब रिव्यू दिया अभी कुछ देर पहले, आंसर की तो बहुत लोग मेरे से पहले दे चुके हैं, लेकिन रिव्यू सबसे पहले मैंने ही दिया था। तो मैंने ये कहा था तब तक लोगों के 120, 121, 22, 125 से भी ऊपर नंबर आ रहे थे। अब देखिए जितने भी बैठ रहे होंगे आपके नंबर, क्योंकि तब जब चेक करते हैं तब पता चलता है यहाँ गलती कर दिया, गोला भरने में कर दिया, या जो भी है। तो खैर, मैं आप लोगों से एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अब आपके दिमाग में ज़रूर ये बात आ रही होगी कि भाई पीजीटी का तो इतना आसान है, तो टीजीटी का क्या करें? तो देखो भैया, ऐसा है, जो तुम्हें ठीक लगे तुम वो करो, अपने विवेक से काम करो। मैं तो कोई, क्योंकि बात ये है पढ़ाने वाला, ये एआई जनरेटेड पेपर्स हैं। अब हो सकता है एआई से हम लोग भी बनाते हैं एआई से पेपर, लेकिन फिर हम उन्हें प्रॉम्प्ट्स देते हैं कि भाई ये नहीं, ये चीज़ करो, ऐसे करो, वैसे करो, तब जाके ठीक ठाक पेपर बनते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही एआई जनरेटेड पेपर था। जो और सब्जेक्ट से पेपर थे वो डिफ़िकल्ट आए, मगर इसका इस तरीके का आया। तो अब क्या कट ऑफ रहेगी, कैसे रहेगी? कट ऑफ हाई रहेगी ये सबको पता है, मगर क्या रहेगी? अभी इसमें 50 नंबर का इंटरव्यू भी है, उसके अलावा भी इसमें मार्क्स हैं, तो देखिए क्या होता है। खैर, अभी आप लोगों ने पेपर चेक कर भी लिया होगा, मैं भी आप लोगों को एक बार चेक जो है करवा देती हूँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बहुत जल्दी हो जाएगा। आइडेंटिफाई द sentence with correct subject verb agreement. Neither of the boys are guilty. The teacher along with her sisters students is in the hall. The list of items. Each of the girls have a pen. तो आप लोगों को देख रहे हैं कि correct subject verb agreement है, that's B. Nessim Eskill is considered the pioneer of, the answer is D, modern Indian English poetry. Arrange the stages of the writing process in the correct sequence. तो ये है आपका, दैट इज़ प्री राइटिंग, फिर उसके बाद है ड्राफ्टिंग, फिर है एडिटिंग और पब्लिशिंग, यानी कि बी C A B D द आंसर इज़ बी। और उसके बाद ये पूछा गया था मैच जो करना था, द साउंड एंड फ्यूरी, द ओल्ड मैन एंड सी, हैमलेट, डेविड कॉपरफील्ड। कई जगह क्वेश्चन रिपीट भी बहुत हुए हैं। तो साउंड एंड ओल्ड मैन एंड द सी जो है नोबल प्राइज़ विनिंग है, और साउंड एंड फ्यूरी मॉडर्न जो है वो है। आप ओल्ड मैन एंड द सी से लगा लीजिए कि जहाँ पर बी का आपको जो है वो फोर्थ दिखे, तो बी का फोर्थ आपको एक ही में दिखेगा, वो डी वाले में दिख रहा है, और वही सही ऑप्शन है। उसके बाद है द करेक्ट सिनोनिम फॉर एरुडाइट इज लर्नेड, द आंसर इज बी, लर्नेड। शेक्सपियर्स लेट प्लेज लाइक द टेम्पेस्ट आर ऑफन कॉल्ड, दैट इज रोमांसेस, द आंसर इज डी, रोमांसेस है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजेज द पास्ट परफेक्ट टेंस करेक्टली। तो पास्ट परफेक्ट टेंस है शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर ही अराइव्ड, तो शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, जो काम पहले खत्म होता है पास्ट परफेक्ट, तो इसका आंसर है आपका सी, द आंसर इज सी, सी है इसका आंसर। कीट्स क्या कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट्स फॉर आर्ट सेक्स अलाइंस विद हिम, तो ये कीट्स का कॉन्सेप्ट है, ये है आपका, दैट इज एस्थेटिक मूवमेंट, द आंसर इज बी, एस्थेटिक मूवमेंट। हार्डीज ट्रेजिक विजन इज ऑफन टर्म्ड एज, हार्डीज ट्रेजिक विजन इज ऑफन टर्म्ड एज कॉस्मिक पेसिमिज्म। द साइलेंस वॉज डेफनिंग, द साइलेंस वॉज डेफनिंग जो है, that is oxymoron, the answer is oxymoron. Which of the sentences is in the passive voice? A bridge was built by them, तो ये जो है इसका आंसर आप देख सकते हैं ना, ग्रामर का लेवल है ना, 4-6 क्वेश्चन है जो ठीक ठाक है। द वर्ड क्विकली इन द अबव सेंटेंस, शी रन्स हाउ क्विकली, द आंसर इज डी, एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलियम शेक्सपियर, देखो फिर रिपीट हो गया, विलियम शेक्सपियर का हैमलेट है, चार्ल्स डिकेंस का ओलिवर ट्विस्ट है। तो आप देखते हैं विलियम शेक्सपियर का हैमलेट जो है वो है थर्ड पर, तो ए का थर्ड, ए का थर्ड है, दो जगह है वैसे, ए का थर्ड है। फिर बी का फर्स्ट है, तो वो है थर्ड, तो ये है बी का फर्स्ट है, सी का सेकंड है, बहुत ही सिंपल था। द आंसर इज ए, सोच भी नहीं सकता कि कोई इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ही डैश हार्ड ही विल सक्सीड, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड, द आंसर इज बी, इफ़ ही वर्क्स हार्ड। In Hard Times by Dickens, Gradgrind's obsession with facts work as an
Allegory, utilitarian education. The answer is B, utilitarian education. Tennyson's In Memoriam was written in the memory of. टेनिसन की इन मेमोरियम लिखी गई थी हिज फ्रेंड आर्थर हॉलम के लिए. Which of the following sentence is grammatically correct? He doesn't know the answer. He doesn't knows the answer. He not know the answer. सामने ही दिख रहा है. He doesn't know the answer. ये अभी 10वीं क्लास के भी से भी मतलब यूपी बोर्ड के 10वीं क्लास के भी क्वेश्चन नहीं है. A synonym for ephemeral is, अगर आप लोगों को याद हो काफ़ी दिन से मैं ये वाला वर्ड मेरे उसमें कई बार आ चुका है. एफेमेरल, एफेमेरल, एफेमर, मोमेंट्री, ट्रांजिएंट, कई बार मैंने 2-3 बार इसको करवाया है और आप लोगों ने भी करा होगा. और अभी यही वाली बात मैं इसमें पढ़ भी रही थी. तो ये है आपका दैट इज. इसमें जो है ब्राइट, इटर्नल, लार्ज, टेम्परेरी सिनोनिम पूछा है तो दैट इज टेम्परेरी. यहाँ तक हो गया क्वेश्चन. फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ईडियम्स. अब यहाँ पर है अ पीस ऑफ केक तो है और ब्रेक द आइस भी है. तो रन फॉर योर लाइफ जो है ये भी आपका, क्योंकि ये तो रन फॉर योर लाइफ भी. और टॉल बिल्डिंग जो है वो नहीं है. तो ए, बी एंड डी. द आंसर इज ए. टू ब्रेक द आइस. टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन. ए का देखिए जहाँ पर सेकंड है, ए का सेकंड है तो ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट है. तो इसका आंसर है आपका दैट इज सी. द आंसर इज सी. ए का सेकंड है, बी का टू बेल द कैट, टू टेक अ रिस्की स्टेप, बी का थर्ड है. टू बर्न वंस फिंगर्स, टू गेट इन, टू बर्न वंस फिंगर ये है फोर्थ, टू गेट इन टू ट्रबल. और सी का फोर्थ है और डी का है टू फेस डिफिकल्टी. द वर्ड बेनेवलेंट. बेनेवलेंट होता है अच्छा, काइंड एंड जेनरस. तो ये होगा आपका काइंड एंड जेनरस. द 21 का आंसर है आपका सी. द आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 22. ओड टू अ नाइटिंगेल इज अ पोएम रिटन बाय जॉन कीट्स. ऐसे क्वेश्चन देख के लग रहा होगा ना आपको भी सारे क्वेश्चन ठीक होंगे, मगर ऐसा होता नहीं है, सारे ठीक नहीं हो पाते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज इन फ्यूचर परफेक्ट. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वो आ रहा है आपका सी में. तो 22 का आंसर है आपका दैट इज सी. 22 का है सी. टेनिसन्स ब्रेक 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 आर्टिकुलेट्स. टेनिसन के ब्रेक ब्रेक में क्या है? दैट इज ग्रीफ फॉर पर्सनल लॉस. ब्रेक 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 जो है वो भी उन्होंने अपने दोस्त के लिए लिखी थी. दैट इज ग्रीफ फॉर पर्सनल लॉस. टेनिसन्स द लेडी ऑफ शैलेट रिफ्लेक्ट्स. लेडी ऑफ शैलेट जो है सटायर ऑन इंडस्ट्री है. वो लेडी को दिखाया है कि एक अलग ही दिखाया है, आर्टिस्टिक आइसोलेशन दिखाया है एंड द रोल ऑफ द पोएट है. तो आर्टिस्टिक आइसोलेशन दिखाया गया है इसमें. द आंसर इज सी. आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट टेंस यूजेस एंड दैट इज डी. शी नोज द आंसर. मतलब ये वो क्वेश्चन है जो हर एक किसी के ही ठीक हुए होंगे. उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ग्रामेटिकली करेक्ट. शी सिंग स्वीटली और दे आर प्लेइंग इन द पार्क. ये ए और सी है. तो द आंसर इज ए एंड सी. ए एंड सी ओनली. कलेक्शन ऑफ एसेज ऑफ इलिया वॉज रिटन बाय. एसेज ऑफ इलिया जो है वो चार्ल्स लैम का है. एसेज ऑफ इलिया इज अ वर्क बाय चार्ल्स लैम. विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स अ फ्रेगमेंट सेंटेंस. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो फ्रेगमेंट सेंटेंस का मतलब होता है जो अधूरा सेंटेंस होता है उसे फ्रेगमेंट सेंटेंस कहते हैं. जो पूरा सेंटेंस नहीं होता है ना, फ्रेगमेंट सेंटेंस कहते हैं. इनकम्प्लीट सेंटेंस जो होता है. तो आप यहाँ पे देखें ही वॉज टायर्ड ही केप्ट वर्किंग. ही वॉज टायर्ड बट ही केप्ट वर्किंग. ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही वर्क लेट. अब एक ही है ऑल दो ही वॉज टायर्ड के बाद क्या. तो ये फ्रेगमेंटेड सेंटेंस है आपका अधूरा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टी.एस. इलियट आर करेक्ट. तो भाई इस वाले में आप यहाँ पर ये देखिए इसका जो सही जवाब है ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1948 और ही ऑथर्ड 4 क्वार्टेट्स. तो इसका ए एंड सी है. बाकी दो नहीं है इसके. ना उन्होंने सेकंड कमिंग लिखी है और चाहे एजरा पाउंड उनके मित्र बहुत अच्छे थे मगर वो जो है इमेजेस मूवमेंट के पार्ट नहीं थे टी.एस. इलियट. तो इसका सही जवाब है ए एंड सी ओनली. दैट इज ए एंड सी ओनली. Eliot's critical essay tradition and individual talent emphasizes. tradition and individual talent जो emphasize करता है that is impersonality. impersonality and historical continuity.
माई स्टोरी अंत्य कथा कमला दास, माई स्टोरी जो है वो है कमला दास जी की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिस्क्राइब्ड पोइट्री एज, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने डिस्क्राइब करी है पोइट्री को अ मोमेंट्री, ये जो है अ मोमेंट्री स्टे अगेंस्ट कन्फ्यूजन, अ मोमेंट्री स्टे अगेंस्ट कन्फ्यूजन है। इन द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ पोर्ट्रेज चाइल्डहुड एज, प्रिल्यूड में वर्ड्सवर्थ ने चाइल्डहुड को पोर्ट्रे करा है अ स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल विजन एंड क्लोजनेस टू नेचर। She said, I'll go to Delhi tomorrow. She said that she would go to Delhi the next day. She said that. बाकी कोई और आ भी नहीं रहा है। द आंसर इज ए। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन, बताइए अब ये वाला क्वेश्चन भी है। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद टेनिसन बने थे। वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हुई थी 1850 में। द आंसर इज ए। मतलब बड़े जनरल से क्वेश्चन है, लेकिन हाँ 4-5 क्वेश्चन है। द वेस्टलैंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1922। विच लिटरेरी डिवाइस, द क्लासरूम को कंपेयर करा गया है जू से। द आंसर इज मेटाफर। नीदर ऑफ द बॉयज, तो नीदर के साथ आपका सिंगुलर वर्ब लगता है, आप देख रहे होंगे रिपीटिशन भी बहुत है। नीदर ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट। इफ वर्ड्सवर्थ इज कंसिडर्ड द पोएट ऑफ नेचर, देन कीट्स इज ऑफन कंसिडर्ड द पोएट ऑफ ब्यूटी एंड सेंसुअसनेस। द आंसर इज बी। शैलेज एडोनिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ, शैले की एलिजी जो है वो है कीट्स की मृत्यु पर। दैट इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या मतलब होता है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है दैट इज समथिंग दैट टर्न्स आउट, समथिंग बैड दैट टर्न्स आउट गुड, समथिंग बैड दैट टर्न्स आउट गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज डज नॉट कंटेन अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर, यानी कि इनमें से कौन सा जो पार्टिसिपल वाला पार्ट है वो सही है? तो यहाँ पर आप देखिएगा सी, द चाइल्ड एंजॉयड द केक विच वॉज कवर्ड इन क्रीम। द आंसर इज सी। आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंस इज करेक्टली यूज्ड। शी वॉज सिंगिंग व्हेन आई एंटर्ड, तो इसका आंसर है आपका डी, शी वॉज सिंगिंग व्हेन आई एंटर्ड। द idiom टू लेट द बीन कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स कि that is to reveal a secret. The answer is to reveal a secret. She is too weak to walk. That is, she is so weak that she cannot walk. Burning the midnight oil means, burning the midnight oil का मतलब होता है देर रात तक काम करना, working late at night. That is A. इफ़ आई डैश यू आई वुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, तो यहाँ आएगा ये, क्योंकि वुड हैव है, थर्ड कंडीशनल है। इफ़ आई हैड बीन यू, वर नहीं आएगा, इफ़ आई हैड बीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब देखो रिपीटिशन इतना है, इतना रिपीटिशन है, सेम यही एक क्वेश्चन को पहले घुमा के पूछ लिया फिर ये पूछ लिया। Which of the following is a collection of essay by Charles Lamb? That is Essays of Elia. The answer is C, Essays of Elia. Charles Lamb of essays are often described as familiar essays. This means they are autobiographical या they employ a conversational and intimate tone. Conversational and intimate tone होती है, तो इसीलिए उनको familiar कहा जाता है। आइडेंटिफाई द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस, करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस इसमें होगा हाउएवर ही ट्राइड अगेन, हाउएवर के बाद कॉमा लगाइए, उसके बाद ही ट्राइड अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीमोरोन? दैट इज बिटर स्वीट। द आंसर इज सी, दैट इज बिटर स्वीट। सिनोनिम ऑफ कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, तो ये होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होगा इसका। ही इज़ एन आइंस्टीन मैथमेटिक्स, वैसे तो ये जो है मेटाफर भी है, इसके अलावा जो है एक व्यक्ति जब पूरे सबको जो है सब वो कर रहा है तो सिनेक्डोकी भी है, मगर यहाँ पर ये अल्यूजन दिया जा रहा है, तो आंसर इज बी, अल्यूजन। विच सेंटेंस कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर? एंड द आंसर इज डी, द अचीवमेंट वॉज रिमार्केबल। द आंसर इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्पार्स? स्पार्स का मतलब होता है छितरा हुआ, कम संख्या में कम, तो उसका ऑपोजिट होगा बी, डेंस। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, आइडेंटिफाई द रिटोको। अगर कहते हैं कि भाई ये अंत की शुरुआत है, तो भाई बात है कोई भी चीज़ की जब शुरुआत करते हैं तो वो अंत ही होता है, तो दैट्स पैराडॉक्स।
टू अ स्काईलार्क इज़ अ पोएम बाय, टू अ स्काईलार्क, ये क्वेश्चन अलग तरीके से आया है, पी बी शैले। अब इस इन क्वेश्चंस के बारे में तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि ये पढ़ाया ये पढ़ाया, 4 साल में भगवान जाने क्या क्या पढ़ाया है। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। द आंसर इज ए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें 110 से ऊपर तो मोस्टली लोगों के आंसर क्वेश्चंस के बैठ ही रहे हैं। रीअरेंज द सेगमेंट्स टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, और इसका ये है द लेटर, ग्रामेटिकली द लेटर विच वॉज मेल्ड यस्टरडे कुड, लेटर के साथ ही जो है आपका ये वाला क्लॉज जो है लगेगा, तो बी और डी पहले देखिए, बी डी ए सी। द आंसर इज ए, बी डी ए सी। अब ये क्वेश्चंस थे तो इसमें आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 है, टेक्सोनॉमी का मतलब हो गया यहाँ पे क्लासिफिकेशन इनटू ऑर्डर्ड जो है, तो डी है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सिनोनिम फॉर होलिस्टिक यूज इन द पैसेज, होलिस्टिक यूज इन द पैसेज के लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव लगा सकते हैं। और उसके बाद है डायनेमिक एंड लिविंग नेचर, तो इसका डायनेमिक एंड लिविंग नेचर के लिए आप है, इसमें है कॉम्पैक्ट एंड एक्सपेंडेबल है, कंटिन्यूटी है, लिविंग डिस्कोर्स है, तो इसका ए बी एंड डी है। तो आंसर इज सी, ए बी एंड डी। द आंसर इज ए बी एंड डी। उसके बाद है व्हाट इज द इम्प्लाइड थीम अबाउट पैडागोजी इन द पैसेज, तो इम्प्लाइड थीम के बारे में अगर हम बात करें तो इम्प्लाइड थीम जो है दैट डायलॉग एनकरेज क्रिटिकल क्वेश्चनिंग विद इन एथिकल बाउंड्रीज। अगर आप बाकी देखें तो वो ना क्वेश्चन आप पैसेज भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही पता चल रहा है। द आंसर इज ए। What role did commentary traditions, bhashya and tika play in preserving Indian knowledge system? They allowed text to remain both compact and expandable across generations. So the answer is B. Which of Eliot's works begins with the line April is the cruelest month? और ये कौन भूल सकता है? The answer is A, The Wasteland. नेगेटिव कैपेबिलिटी जो है वो कीट्स ने यूज़ करी है अपने एक लेटर में और यूज़ करी है शेक्सपियर के लिए, तो द आंसर इज ए। Whitman's democratic spirit is best expressed in the line that is I celebrate myself and sing myself. अभी ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले ये करवाया था, लास्ट जो सेशन था उसमें मैंने करवाया था। इलियट का एक मेथड है मिथिकल मेथड, मिथ्स का यूज़ करके मॉडर्न एज का और उसके बारे में बताना। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अब यहाँ पर वो किसे मानेंगे, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करा है वो वेस्टलैंड में यूज़ करा है, लेकिन इसके अलावा ये मॉडर्न इन द जो है कैथीड्रल में भी यूज़ हुआ है। अब मानने वाला है कि किस पे मानेंगे, वैसे तो ये मिथिकल मेथड अभी मैंने बताया था, और अगर ये एआई से लिया हुआ क्वेश्चन है तो वेस्टलैंड ही माना जाएगा इसका। एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल इज, एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का होगा दैट इज फ्रेंडली। ड्रामेटिक आयरनी का मतलब क्या होता है? ड्रामेटिक आयरनी का मतलब होता है द ऑडियंस नोज द ट्रूथ वाइल द कैरेक्टर डजंट। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एंड दैट इज रिसीव, मतलब पीछे क्वेश्चन आंसर इसकी वो भी दे रखी है। चाइल्ड का प्लूरल पूछा गया है एंड दैट इज सी, चिल्ड्रन। यूलिसिस जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग किसके द्वारा लिखा गया है, एंड दैट इज एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। बाकी तो दे भी नहीं रखा है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इसमें आपका, शी सेंग बिकॉज शी वॉज हैप्पी, शी सेंग बिकॉज, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज है। आर यू कमिंग विद मी, तो ये होगा ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग विद हिम, आई आस्क्ड हिम, ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज कमिंग विद हिम, द आंसर इज ए। शी डैश टू स्कूल एवरी डे, बिल्कुल बालकों वाले क्वेश्चन है, कुछ तो बिल्कुल ही बालकों वाले हैं, और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट गोज, और ये था आइडेंटिफाई द मिसस्पेल्ड वर्ड एंड दैट इज ओकेजन, दैट इज ओकेजन। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, विस्पर आ रहा है तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन, द आंसर इज ए, पर्सोनिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स, होमोफोन्स का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा नहीं है? सेम साउंडिंग वर्ड्स जो होते हैं, तो राइज रेज का साउंड अलग आ रहा है। और ईडियम्स वाला है, ईडियम्स ऑफन कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली, ईडियम्स आर फिक्स्ड एक्सप्रेशन विद अ फिगरेटिव मीनिंग,
ईडियम्स ऑलवेज फॉलो स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल्स, ईडियम एनरिच द स्टाइल ऑफ लैंग्वेज। तो देखिए ए ठीक है और डी भी ठीक है, सी तो सही नहीं है। तो आप देखिए ए, बी एंड डी। तो ये होगा आपका ए, बी एंड डी। तो ये हो गया आपका ए, बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट वन इज, अब ये ना डिक्शनरी यूसेज के हिसाब से लगाने थे, तो नॉलेज, काइंडनेस, किंगडम और नाइट, तो इसका है बी, सी, डी, ए। सबसे पहले इसमें आएगा काइंडनेस, फिर आएगा इसमें किंगडम, फिर आएगा इसमें नाइट और फिर आएगा इसमें नॉलेज। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। अब देखिए कितनी मुश्किल फिगर ऑफ स्पीच पूछ रखी है। एंड दैट इज शी इज एज ब्रेव एज अ लायन, दैट इज सिमिली। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेंटेंसेस सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट विद अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का है द टीम इज प्लेइंग वेल। द आंसर इज द टीम इज प्लेइंग वेल। तो इसका आंसर जो है वो है डी। They will announce the results tomorrow. The answer is the results will be announced tomorrow. The results will be announced tomorrow. हार्डी की जो फिलॉसफी है दैट रिजेंबल्स ऑफन फेटलिस्टिक डिटर्मिनिज्म। फेटलिस्टिक डिटर्मिनिज्म। चूज द बेस्ट सिनोनिम फॉर ट्रांसपेरेंट। अभी हमने यहाँ पर ये देखें तो क्लियर, द आंसर इज ए, क्लियर। मेरे को तो ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है, ये कराया था और वो कराया था। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली यूजेस पैरेललिज्म। देखो एन्जॉय के बाद जो होता है वो जेरेंड लगाते हैं, तो इसीलिए ए है, ही एन्जॉयज रीडिंग, राइटिंग एंड पेंटिंग। अब फिर आ गया क्वेश्चन, हेमिंगवे का है द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉकनर का है सॉन्ग। मतलब एक ही बात को तीन तीन बार रिपीट कर रखा है। शेक्सपियर का मतलब 3 बार तो शेक्सपियर वाला क्वेश्चन आ गया। और इसका सही आंसर है आपका डी। ए का 3rd है, बी का 4th है, सी का 1st है और डी का 2nd है, दैट इज डी। द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है दैट इज कमिटमेंट। उसके बाद अरेंज दीज डिकेंस नॉवेल्स इन द ऑर्डर ऑफ डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो सबसे पहले ऑलिवर ट्विस्ट है 1838, फिर डेविड कॉपरफील्ड है, फिर अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है और 1868 का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि ये मुझे याद नहीं रहते हैं मगर ये सही है। और आइडेंटिफाई द करेक्ट यूसेज, तो ये है आपका प्रेफर के साथ 2 लगता है, ये प्रेफर्स टी टू कॉफ़ी। इलियट का जो 4 क्वार्ट्रेट्स है वो टाइम, इटर्निटी और स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन को दिखाता है। और फिलिप पिरिप जो कैरेक्टर है वो सभी को पता है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में है। फिलिप पिरिप का कैरेक्टर नॉवल में जो है वो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में। फिर है आपका कोहेरेंट, अनलेस यू प्रैक्टिस डेली, तो ए डी। तो ए डी बी सी है, अनलेस यू प्रैक्टिस डेली इन अनलेस यू प्रैक्टिस डेली यू कैन नॉट इम्प्रूव इन स्पोकन इंग्लिश। तो यहाँ पर ये होगा आपका दैट इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रन ऑन सेंटेंस। थ्रू रन ऑन सेंटेंस का मतलब होता है जहाँ फुल स्टॉप वगैरह का यूज़ नहीं होता है। सो द आंसर इज डी, ही वेंट टू द मार्केट, ही बॉट वेजिटेबल्स। और बाय नेक्स्ट ईयर, बाय प्लस टाइम ऑफ फ्यूचर दिया हुआ हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। द आंसर इज बी, विल हैव कंप्लीटेड। Whitman's influence can be most seen mostly strongly on Allen Ginsberg and the Beat Poets. Allen Ginsberg and the Beat Poets है।
चूज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। भाई देखो यहाँ पर ये सी आएगा क्योंकि ये जो है एक नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है, माई फ्रेंड हु लिव्स इन दिल्ली। द ईडियम टू ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। इलियट्स ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव रिजेक्ट्स। इलियट का जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है सब्जेक्टिव इमोशनल जो है उसको आउटपोरिंग्स को रिजेक्ट करता है। मुल्कराज आनंद के नॉवेल्स जो हैं वो ग्रुप हैं सोशल रियलिज्म में। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शेडो, लाइफ को कंपेयर करा है वॉकिंग शेडो से। द आंसर इज डी मेटाफर। लीव्स ऑफ ग्रास फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1855। जेनरस का एंटोनिम बताना है, द आंसर इज सी सेल्फिश। मतलब बाकी के दे भी ऐसे रखे हैं जो खुद ही पता चल रहे हैं। आइडेंटिफाई द रिटोरिकल डिवाइस। आस्क नॉट वॉट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क वॉट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, एंड द आंसर इज सी एंटीथीसिस। डिकेंस का नॉवल हार्ड टाइम्स, तीसरी बार हार्ड टाइम्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये है यूटिलिटेरियनिज्म जो थॉमस ग्राइंड के माध्यम से बताया गया है। इन हैमलेट द प्ले विद इन द प्ले इज यूज टू कन्फर्म क्लॉडियस गिल्ट। अब जिससे भी थोड़ा बहुत मतलब सतही भी पढ़ रखा होगा वो भी कर लेगा। डिकेंस टेल ऑफ टू सिटीज कंट्रास्ट पेरिस एंड लंडन। पेरिस एंड लंडन। सिनोनिम फॉर प्लॉजिबल इज कन्विंसिंग। convincing. They have completed the project. The project has been completed by them. The answer is B. The project has been completed by them. Choose the correctly punctuated sentence. तो जो है दो clauses को जोड़ा गया है तो ये होगा आपका it is raining therefore we will not go. ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो choose the correct idiom that means to reveal a secret, to spill the beans. Identify the incorrectly spelled word, that is D, definitely. They like mangoes, choose the correct transformation. मतलब नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, नेगेटिव नहीं पूछा है ट्रांसफॉर्म। दे डू नॉट लाइक मैंगोज, तो यही होगा और तो कुछ है भी नहीं। मतलब क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी है, तो केवल नेगेटिव है ना। तो दे होना ये चीज़, दे डू नॉट हेट मैंगोज। अब क्या कहें। शेक्सपियर सोनेट, इससे पता चल रहा है ये एआई जनरेटेड है क्योंकि एआई इसी तरीके की चीज़ें देता है। तो शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं वो क्वाट्रेंस एंड कपलेट में है, ए बी सी डी एफ ई एफ जी जी। उसके बाद है आपका 117 क्वेश्चन है, रीअरेंज द सेगमेंट्स। तो ये है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा हुआ है, यानी कि रिलेटिव मतलब एडजेक्टिव क्लॉज लगा के है द मैनेजर हु मिस्ड, तो डी ए। तो डी ए से यही बन रहा है और कोई है भी नहीं। द आंसर इज बी। लैम्स ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन ब्लेंड्स ऑटोबायोग्राफी एंड इमेजिनेशन। द ईडियम टू हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, टू डू द राइट थिंग, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है बहुत सारा, तो उसका ऑपोजिट होगा स्कार्स। अब ये वाला क्वेश्चन था कि इसका जो है सही जवाब क्या होना चाहिए, तो इसका आपको अलग अलग मिलेगा, लेकिन डिजेक्शन एंड ए ओट जो है वो 1802 में पब्लिश हो गया था, तो इसीलिए इसका ए सी बी डी होगा। द आंसर इज डी, ए सी बी डी। दे आर राइटिंग अ लेटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन। तो ये है आपका दे आर राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम। द आंसर इज डी। The stars danced playfully in the moonlit sky. The answer is personification. The answer is C, personification. और ये जो है इसका arrange the following, इसका यही है the sun was setting behind the A से है ACBD. The answer is C. और लास्ट क्वेश्चन है 125, चूज द सिनोनिम ऑफ रैपिड। द आंसर इज बी, फास्ट। तो ये हो गया हमारा पेपर, और बस इस पेपर में मैं अब आप लोगों से सिर्फ एक क्वेश्चन ड्रॉप करके जाना चाहूँगी। मैं आप लोगों से एक ये बात पूछना चाहूँगी कि आपके दिमाग में भी ये चल रहा होगा कि भाई अब हम टीजीटी के लिए क्या करें। मेरे को अब टीजीटी का अपना 5-6 जो पेपर जो भी कराने हैं, जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, मैं क्या करवाऊँ। आप लोगों को लगता हो कि भाई जिस तरीके का लेवल पेपर का पीजीटी का है अगर वैसा ही करवा दूँ तो आई डू दैट। और अगर आपको लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जिन्होंने आज पेपर छोड़ा होगा वो भी सोच रहे होंगे चलो यार टीजीटी का तो दे ही देंगे। तो मतलब जिन्होंने भर रखा होगा टीजीटी का, जो एलिजिबल होंगे,
क्योंकि पीजीटी में तो इंटरव्यू भी है, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब फिर भी मैं आप लोगों की सलाह ज़रूर चाहूँगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।